जय हिंद बच्चों। आज के सेशन में हम ट्रायंगल को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। और बेटा लास्ट के सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक सोल्व किया था। क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, वो एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल डी इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क बीसी व्हाट इज एंगल एडीबी इज इक्वल टू। ज्योमेट्री में मैं बेटा आपको स्टार्टिंग से सिखाते हुए आ रहा हूं कि कभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन विदाउट फिगर है तो पहला काम होगा आप उसमें फिगर फॉर्म करो। उसने क्या बोला है कि एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हम बना लेते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि उसकी तीनों साइड कैसी होती हैं, बराबर होती है और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। उसने क्या बोला है कि ये इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड का मतलब सर्कल के अंदर, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब ठीक है किसी भी उस फिगर के बाहर की तरफ। तो एक सर्कल के अंदर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब्ड किया हुआ है इस तरीके से। और ये जो बीसी आर्क है, इस बीसी आर्क, देखो ये जो पोर्शन है बेटा सर्कल पे, आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। तो ये जो सर्कल की आर्क है बीसी, इस बीसी पे कोई भी एक पॉइंट है डी, कहीं पे भी आप ले लो। और उसने वो क्या पूछ रहा है हमसे, एंगल ए डी बी। अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो एंगल ए डी और बी आपको ये बताना है। देखो ये फिगर बहुत आसान है बेटा, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप कह सकते हो कि यहां पे उसने सर्कल के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। कौन सा कॉन्सेप्ट है वो आपको दिखना भी चाहिए था। अगर ये एक सर्कल है और ये कोई भी एक आर्क ले लिया हमने सर्कल के ऊपर ए बी, ये ए बी एक सर्कमफरेंस पे बेटा ये एंगल बनाएगी, मान लेते हैं थीटा। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है सर्कल के अंदर, एंगल इन द सेम सेगमेंट इज ऑलवेज इक्वल। किसी भी आर्क के द्वारा सर्कमफरेंस पे जो एंगल बनाया जाता है वो हमेशा कैसा होगा, सेम होता है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि सारे के सारे एंगल जो सर्कमफरेंस पे बन रहे हैं वो सेम ही आर्क के द्वारा फॉर्म हो रहे हैं। अब ध्यान से देखो आप इस फिगर में, अगर मैं इस ए बी आर्क को देखूं तो बेटा यही ए बी आर्क कहां पे एंगल बना रही है, ये आपको दिख रहा है यहां से एडीबी, और यही आर्क आपको एंगल दिख रहा है यहां पे, क्योंकि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था। तो चार मतलब इसके तीनों के तीनों एंगल बेटा कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। और अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री। आपका आंसर ब्रावो। ठीक है, बस आपको ये याद होना चाहिए था कि एंगल इन अ सेम सेगमेंट बाय द सेम आर्क इज ऑलवेज सेम, हमेशा वो बराबर होंगे। आप कोड के रेस्पेक्ट में भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, और आप इसको आर्क के रेस्पेक्ट में भी यहां पे आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ G is the centroid of a triangle ABC then GA is equal to GB is equal to GC। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा स्टेटमेंट वाले जिसमें आपको डायरेक्ट ये चीज पता होनी चाहिए, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC A B एंड C, और आपसे क्या बोल रहा है, G सेंट्रोइड है। तो सेंट्रोइड होता है क्या है, मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस इन अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के अंदर मीडियंस के मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। तो अगर ये सेंट्रोइड है G, तो आपसे क्या बोल रहा है कि GA BG और GC क्या इक्वल होंगे, बिल्कुल होते हैं इक्वल, लेकिन कब, व्हेन ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कंडीशन जो पॉसिबल होती है बेटा तभी होती है व्हेन ABC क्या हो जाए, एक ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बस ये छोटा सा पॉइंट आपको याद होना चाहिए था। क्या उसने बोला है कि ABC एक ट्रायंगल कैसा है, नहीं पता, हमें ट्रायंगल के बारे में नहीं पता है। और अगर हमें ट्रायंगल के बारे में नहीं पता है तो मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, गलत। ये केस तब होता व्हेन ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आगे उसने क्या बोल दिया, इफ H इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। हमारे पास ट्रायंगल ABC है और ये जो ट्रायंगल ABC है उसमें इसने क्या बोल दिया, H इज द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स। जो हमने एल्टीट्यूड्स डाले हैं वर्टेक्स से, उन सबका मीटिंग पॉइंट क्या होता है आपका, उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अब उसने क्या बोल दिया कि अगर हम इनको ज्वाइन करें तो क्या HA बराबर HB बराबर HC होगा, बेटा वही सेम चीज। ये सब कुछ बराबर तब होते हैं जब ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास होता है, लेकिन यहां पे हमें ABC ट्रायंगल कैसा है ये नहीं पता है। नहीं पता तो इसको हम स्केलिन मान के चलेंगे, और स्केलिन ट्रायंगल में ये बराबर नहीं होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा इसमें गलत हो जाएगा। आपसे पूछा है विच ऑफ दी स्टेटमेंट गिवन एवं इज आर करेक्ट, तो इसमें से तो कोई भी करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द बाइसेक्टर BI एंड CI ऑफ अ एंगल B एंड C ऑफ अ ट्रायंगल ABC मीट एट द पॉइंट I, देन व्हाट इज एंगल BIC इक्वल टू। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड है,
और ये कई बार आया हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, एंगल बाइसेक्टर पे 3 क्वेश्चन पूछता है। आपसे क्या बोला है कि बी और सी के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो आई पे जाके मीट कर रहे हैं। ये एक पॉइंट है जहां पे ये दोनों बाइसेक्टर, मतलब ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये एक्स तो ये भी एक्स, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना। तो एंगल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें तो आपसे पूछा है व्हाट इज एंगल बी आई सी। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके 2 एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट पे जाके मीट करते हैं, उसके अपोजिट वाला एंगल देखो, तो इसके अपोजिट क्या है, ए, तो ये वाला एंगल होगा हमेशा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए, अगर यही दोनों एंगल बाइसेक्टर अगर बेटा किसी एक्सटीरियर एंगल के होते, एक्सटीरियर एंगल मतलब आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, हमने बी को एक्सटेंड कर दिया, हमने सी को एक्सटेंड कर दिया, मतलब ए बी को एक्सटेंड कर दिया और हमने ए सी को एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो एक्सटीरियर एंगल दिखा आपको बी पे, यहां पे इसका एंगल बाइसेक्टर और ये इसका एंगल बाइसेक्टर, अगर ये आई पे आके मीट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये जो एंगल होता है ये होता है हमेशा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो एंगल बाइसेक्टर पे ये आपको डायरेक्ट कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तीसरा केस जो इसमें बनता है वो ये होता है, और बेटा आप जब आप इन सेशंस को देख रहे हैं ना, आप कॉपी पेन साथ लेके बैठो और ये सारे कॉन्सेप्ट आप इनको बार बार रिवाइज करते रहो, एग्जाम से पहले इनको आप रिवाइज करके जाना। अब वो आपसे कह सकता है कि अगर हमने इस एंगल का एक एंगल बाइसेक्टर लिया और ये जो एक्सटीरियर एंगल है हमने इसका एंगल बाइसेक्टर लिया, तो इन दोनों के बीच का एंगल बताओ। तो ये एंगल होता है इस एंगल का आधा, हाफ ऑफ एंगल ए। तो एंगल बाइसेक्टर पे ये 3 चीजें हैं जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन दिखता है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, इफ ट्रायंगल एबीसी इज द राइट एंगल एट सी, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल कहां पे है, सी पे है। तो ये वाला पॉइंट कैसा है हमारा, सी है जो कि राइट एंगल बना रहा है। इसको ए बोल दिया हमने, इसको बी बोल दिया, अपनी मर्जी से आप किसी को भी बोल सकते हो। देन व्हाट इज cos a प्लस बी। देखो आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। बेटा अगर ये वाला एंगल 90 है तो बचे हुए एंगल का सम भी क्या होगा, तो हम कह सकते हैं यहां से कि a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 है, तीनों एंगल का सम 180, तो बचे हुए एंगल का सम 90 हो जाएगा। उसने क्या पूछा है, cos a प्लस बी, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 90। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, cos 90। तो बेटा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे sin 90, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद होनी चाहिए थी। तो 0 + 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ली 1 हो जाएगा। पहले बेटा वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद देखो आप सॉल्यूशंस। A circle of radius 10 सेंटीमीटर has an equilateral triangle inscribed in it। उसने क्या बोल दिया, एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको हमने इंस्क्राइब किया है। तो बना लेते हैं फिगर, और सबसे पहली अप्रोच आपकी एक फिगर फॉर्म करना होना चाहिए, ठीक है। A circle of radius 10 सेंटीमीटर, जिसकी बेटा रेडियस कैसी है, 10 सेंटीमीटर, हैज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन इट। इसके अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है, विच इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने ऐसी नाम ले दिया इसका ABC, एक ट्रायंगल है। The length of the perpendicular drawn from the center to any side of the triangle is। देखो आपको याद क्या होना चाहिए था कॉन्सेप्ट, आपको पता यह होना चाहिए था कि अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है A, B एंड C, जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं और तीनों एंगल भी 60 डिग्री के बराबर होते हैं। अब आपसे वो कहना क्या चाह रहा है, देखो अगर मैंने यहां पे एक सर्कल डाला है तो यहां से मैं जो भी लाइन खींचूंगा अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो वो बेटा मीडियन भी होगी, एल्टीट्यूड भी होगी और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट अगर मैं बोलूं सर्कम सेंटर है तो बेटा ये इन सेंटर भी होगा, सर्कम सेंटर भी होगा, ऑर्थो सेंटर भी होगा और सेंट्रोइड भी होगा। ये मैं आपको पहले बताते हुए आ रहा हूं। तो अब ध्यान रखो, अगर मैंने यहां पे एक सर्कल ड्रॉ किया है तो ये जो इन सेंटर होता है यही आपका सर्कम सेंटर भी होगा, यही आपका सेंट्रोइड भी होगा। और ये हमेशा किस पे लाई करेगा, यहां से जो आपने एल्टीट्यूड या एंगल बाइसेक्टर या मीडियन को जो आपने ड्रॉ किया है। मतलब जो सर्कल का जो सेंटर होगा
वही बेटा इस ट्रायंगल का इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, कुछ भी कह सकते हो। और ये जो हाइट होती है, देखो ये अगर ओ है तो ओ ए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ध्यान रखना बेटा ओ ए, और ये अगर डी है तो ओ ए हमेशा होता है आपका सर्कम रेडियस। ओ ए हमेशा हमारा क्या होगा, सर्कम रेडियस। और ओडी, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ओडी जो होगा वो हमेशा होगा बेटा इन रेडियस। आपसे कभी भी पूछे ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, आगे जाके इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर बेटा मैं सर्कम रेडियस की बात करूं तो देखो सर्कम रेडियस हम कैसे निकालते हैं, वैसे इसके कई फॉर्मूले हैं, लेकिन ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको याद रखना है कि अगर उस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो a/√3 ये क्या है आपका सर्कम रेडियस, ठीक है। और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल आर से। और जो इन रेडियस होती है वो होती है आपके पास a/2√3, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब क्योंकि सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है तो मतलब वो सर्कल कैसा है, सर्कम सर्कल, तो बेटा रेडियस कौन सी होगी, सर्कम रेडियस, जिसकी वैल्यू कितनी है, तो आर की वैल्यू हमारे पास 10 हो जाएगी, ए हमें निकालना है /√3। तो यहां से हम कह सकते हैं बेटा ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10√3, लेकिन ए नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, और ये जो होगा यहां से सेंटर से जो हमने एल्टीट्यूड डाला है, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला है, यही क्या होता है आपका इन रेडियस होता है। तो मतलब आपसे, और इन रेडियस की वैल्यू क्या होती है बेटा a/2√3, ए कितना है यहाँ पे 10√3 डिवाइडेड बाय 2√3, √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या 5 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दी एबव, ठीक है। ये चीज आपको बेटा इस तरीके से डायरेक्ट दिखना चाहिए। अच्छा एक तरीका और है, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आपको दिख रहा है कि अब देखो ये सेंट्रोइड भी है, ये सर्कम सेंटर भी है, और ये सेंट्रोइड भी है। तो सेंट्रोइड आपको याद होना चाहिए था कि 2:1 में डिवाइड करती है। अगर 2:1 में डिवाइड करती है, अगर ये डायरेक्ट आपको याद था, देखो यहां से यहां तक क्या है सर्कम रेडियस, यहां से यहां तक क्या है इन रेडियस, ये एल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री पे, इसकी वैल्यू पूछिए, आपको दे रखा है रेडियस, तो 2 यूनिट की वैल्यू, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 5, आपका डायरेक्ट आंसर। आप ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं, आपको हर तरीके से क्वेश्चन पे अप्रोच करना आना चाहिए, यहाँ पे ये ज्यादा आसान है। हाँ लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं, इन रेडियस कैसे निकालते हैं, और ये सारे के सारे पॉइंट एक ही जगह पे लाई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल टू 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर्स, व्हाट कैन बी द एरिया ऑफ सच अ ट्रायंगल। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, और शॉर्ट्स में भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपसे कभी भी ये बोल रहा है ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड एपी में है, या अगर आपसे बोल रहा है कॉन्जिक्यूटिव साइड्स है, अगर उसने कॉन्जिक्यूटिव शब्द इस्तेमाल कर लिया तो ध्यान रखो, और वो ट्रायंगल कैसा है, वो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, तो बेटा 101% वो ट्रायंगल हमेशा 3, 4, 5 ही रहेगा, इसके अलावा कोई और ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। एकमात्र यही ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल है, इंटीग्रल की हम बात कर रहे हैं, जिसकी साइड कैसी है इंटीग्रल, जिसमें कॉन्जिक्यूटिव है। देखो 3, 4, 5 गैप कितने का है सब में, 3, 4, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक एक का गैप है, और ये एपी में भी है, ये एपी में भी दिख रही है आपको। तो एपी वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी साइड एपी में है, तो या तो वो 3, 4, 5 रहेगा या फिर उसका कोई मल्टीपल रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें इतना दिमाग नहीं लगाना था, उसने बोला है कि 3 साइड है कॉन्जिक्यूटिव है, तो हमेशा क्या रहेंगे 3, 4, 5, और बेटा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, अल्फा इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और अच्छा इसलिए है क्योंकि जब हम सर्कल में क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे तो कोड के ऊपर एक पर्टिकुलर कंडीशन बनती है जहां पे ये फिगर आपको देखने को मिलेगी। अभी मैं आपको इसको डायरेक्ट बता रहा हूं, सर्कल में हम इसको डिटेल में मतलब हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। कभी भी अगर आपसे ऐसे बोले ना कि हमें एक सर्कल के सेमी सर्कल के अंदर, ठीक है, एक सेमी सर्कल है बेटा, इसका सेंटर हमने मान लिया O, इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को B, और जिसका रेडियस कितना है, रेडियस 2 सेंटीमीटर है, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा बेटा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मुझे 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल डालने हैं, तो हमेशा ये जो रेडियस है ना, आप इसी पे बेटा 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दो।
इस तरीके से। ये तीनों के तीनों क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड कितनी है देखो 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि जब हम सर्कल को डिस्कस करेंगे तो वहां पे कोड्स के बीच में, जब हम एंगल को डिस्कस करेंगे तो वहां पे एक पर्टिकुलर एक कंडीशन आती है जिसमें ये फिगर फॉर्म होता है, तो वहां पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। अभी आप डायरेक्ट याद रखो, सेमी सर्कल के अंदर अगर आपको 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने हैं तो आप इस तरीके से बनाना रेडियस पे। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो √3/4 a स्क्वायर, जहां पे a क्या होती है उसकी साइड, तो यहां पे √3/4 साइड कितनी है 2 का स्क्वायर 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेटा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना है √3, हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं 3, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा आपके पास 3√3, आपका आंसर डेल्टा। ठीक है, अभी आप इसको डायरेक्ट याद रखो, ऐसे बनाना है। ऐसा क्यों बनाना है, सर्कल में इसको हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, ठीक है, एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल्ड कहां पे है, वो बी पे है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया। इफ cos a इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, अगर ये cos a है तो आपको पहले याद रखना पड़ेगा कि cos होता क्या है, sin क्या होता है, tan क्या होता है। देखो बेटा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। मान लेते हैं मैं इस थीटा पे काम कर रहा हूं, तो इस थीटा के अपोजिट जो भी एंगल आप देख रहे हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में, उस थीटा के अपोजिट हमेशा होता है परपेंडिकुलर। अब जो थीटा जिस साइड पे टिका हुआ है, यानी कि इन हाइपोटेनस और बेटा परपेंडिकुलर के अलावा वो क्या होता है, बेस, ये आपको दिखना चाहिए। अब होता है क्या है देखो, अगर मान लो मुझसे पूछा है साइन थीटा, तो बेटा साइन थीटा क्या होगा, थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन मान लेते हैं कि आपसे पूछा है कोस थीटा, तो थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको पता होना चाहिए। अब उसने क्या बोला है देखो, कोस ए, तो कोस ए के अपोजिट देखो 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, इस थीटा के अपोजिट हमेशा क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, और इस थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है कोस ए, तो बेटा कोस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोस ए किसके बराबर है बेटा, तो ये किसका हो जाएगा, थीटा के लिए बेस, तो थीटा का बेस कितना है यहाँ पे, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। और बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि 3, 4, 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो इस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हमारे पास क्या मिली है, 3, 4 और 5। उसने पूछा है साइन सी बताओ, हम यानी कि इस वाले एंगल पे काम करना है। बेटा इस वाले एंगल के लिए तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं यहां पे साइन सी अप्लाई करूंगा तो साइन सी के अपोजिट एंगल कौन सा है, साइड कौन सी है, ए बी, तो ए बी क्या करेगी, इसके लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी। यानी कि आप बोलोगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो हमारा आंसर इसमें क्या जाएगा 4/5। ब्रावो आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें which one of the following is a Pythagorean triplet in which one side differ from the hypotenuse by 2 unit। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको डायरेक्ट बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट सोल्व करना नहीं आते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगा। आप इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से अगर आप करने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इवन अगर आप ऑप्शन से भी करने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको देखो क्या पता होना चाहिए था, मान लेते हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी साइड्स है बेटा ए बी एंड सी। अब हम मान के चल रहे हैं कि हम एन पे काम कर रहे हैं, एन एक साइड है बेटा, सबसे छोटी साइड, एन कौन सी साइड है, छोटी साइड, मान लिया कि वो ऑड है। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड आप ऑड लेके चल रहे हो, उसको माना हमने एन, तो बेटा बाकी साइड कैसे निकालते हैं, तो सबसे छोटी साइड कौन सी है, एन, बाकी साइड क्या होंगी देखो, एन स्क्वायर -1/2 एंड एन स्क्वायर +1/2। आप पुट करके देखो, हमने सबसे छोटी साइड क्या लिया बेटा, n इज इक्वल टू लिया 3। अगर मैंने n इज इक्वल टू 3 पुट किया, यहां पे देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो अगली साइड क्या आएगी 4।
इसमें क्या जाएगी 5, तो 3 4 5, मतलब हमें ये क्या मिला, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट मिला। देखो सारे याद करने वाले नहीं होते हैं, कुछ याद करने के लिए होते हैं, लेकिन बाकी आप ऐसे फाइंड करोगे। ये कब है, अगर साइड ओड है। आप n की जगह रखो 5, तो सबसे छोटी साइड कौन सी मिली हमें, 5, जो कि ऑड है। बाकी कैसे निकालेंगे, 5 के स्क्वायर में से 1 माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो, 5 के स्क्वायर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करो, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 माइनस किया कितना आएगा 24, तो 24 को 2 से डिवाइड किया 12, और यहाँ पे कितना जाएगा 13, मतलब 5 12 13 हमारे पास क्या मिला, ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड हो सकती है पॉसिबल। ये कब है, जब बेटा n ऑड है। ये कब ध्यान रखना है, जब n आपके पास ऑड है। लेकिन अगर n इवन हो जाए, तो अगर छोटी साइड कैसी हो जाए, इवन हो जाए, तो बाकी साइड कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर एक n है तो ध्यान रखना इसमें होगा बेटा n/2 का होल स्क्वायर +1, या पहले माइनस लिख लेते हैं छोटी साइड अगर हम लिख रहे हैं तो, और इसके अलावा दूसरी साइड क्या हो जाएगी, यहां से n/2 का होल स्क्वायर एंड +1। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमने n पुट किया इसमें 8 या 6 पुट किया, और 6 कैसा है, इवन, तो एक साइड क्या हो जाएगी 6, बाकी साइड हम कैसे निकालेंगे, 6 का आधा कितना होगा यहाँ पे 3, और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, तो बेटा 9 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 8, और 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10, तो 6 8 10, ये क्या है आपका एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसकी छोटी साइड कैसी है, इवन है। अब इन ऑप्शंस में देखो 4n 2n, ठीक है 2n, आपको इसमें क्या दिख रहा है 2n, इवन दिख रहा है, इवन दिख रहा है मतलब साइड कैसी है, इवन। अगर साइड इवन है तो हमको इसको अप्लाई करेंगे। अब आप डायरेक्ट यहां पे आप देख पा रहे हैं बेटा कि सारी साइड देखो 4n 2n 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 इवन चल रही है, इवन चल रही है। किसी एक पे काम कर लेते हैं, पहले हमने या तो आप 4n पे काम कर लो या फिर आप 2n पे काम कर लो। हमने 2n पे काम लिया, अगर उसकी छोटी साइड इवन है एंड विच इज इक्वल टू 2n, तो बेटा एक साइड तो क्या हो जाएगी 2n, बाकी साइड कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ साइड जो भी आपके पास साइड है उसका आधा, तो 2n का आधा करेंगे तो n, n का स्क्वायर -1 और बेटा n का स्क्वायर +1, आपका डायरेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथागोरन ट्रिपलेट हम कैसे फाइंड करते हैं, अगर साइड ऑड है तो कैसे, और अगर साइड इवन है तो कैसे। और फिर यहाँ पे आपको देखना चाहिए था कि सारी साइड इवन है, तो इवन की फॉर्म में निकाल दिया हमने, हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखो, ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। देखो बेटा मैंने आपको लास्ट सेशन में भी समझाया था कि एग्जामिनर का ना ट्रायंगल और सर्कल, मतलब ज्योमेट्री के अंदर ट्रायंगल और सर्कल फेवरेट है, और ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल से ही देखने को मिलेंगे, तो उस पर आपको कमांड करके जाना है। ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। ABC हमारे पास एक ट्रायंगल है, और जो कि राइट एंगल कहां पे बन रहा है, ए पे बन रहा है, मतलब 90 डिग्री कहां पे है, ए पे बन रहा है। इसको बी कह दो, इसको सी कह दो अपनी मर्जी से। वेयर ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 6 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अभी मैंने आपको बताया था, देखो आपको याद होना चाहिए 6 8 10 क्या है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अगर 6 8 10 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, तो ये 6 ये 8, तो बेटा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर। ये आप इसको डायरेक्ट कह सकते हो। उसने क्या बोला है कि सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन आउटसाइड द ट्रायंगल, मतलब हमने कुछ सेमी सर्कल्स है जो हमने आउटसाइड द सर्कल ड्रॉ की है तीनों साइड पे इस तरीके से। और ये फिगर बेटा, और ये वाली फिगर रिपीटेड फिगर है आपके सीडीएस के एग्जाम में, कई बार ये फिगर दिखती है, एक बार सर्कल यहां की तरफ और एक बार सर्कल नीचे की तरफ। ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, और इवन 2023 में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसने क्या बोला आपसे, विच एनक्लोज एरिया, ठीक है ए बी बी सी, तो ए बी पे जो हमने सेमी सर्कल बनाया वो उसका एरिया कितना है x, और ए सी पे जो हमने सेमी सर्कल बनाया बेटा उसका एरिया कितना है y, और हाइपोटेनस पे जो हमने सेमी सर्कल बनाया उसका एरिया कितना है z। तो आपसे क्या पूछा है, x + y - z का वैल्यू पूछा है। देखो कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना था, ये देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। आपको क्या पता होना चाहिए, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बेटा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पे आप कोई भी रेगुलर फिगर डालो, और क्वाड्रिलेटरल में मैं आपको ये बता के आया हूं कि रेगुलर फिगर होती क्या है, ऐसी फिगर जिसकी सारी साइड्स बराबर हैं, जिसमें सब कुछ बराबर चलेगा, जिसके सारे एंगल सारी साइड्स, ठीक है सारे एल्टीट्यूड्स डायगोनल्स, जिसमें सब कुछ बराबर होगा, ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर फिगर। इसलिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया रेगुलर।
कि अगर आप किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेटा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पे कोई भी रेगुलर फिगर डाल रहे हैं, मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल में भी कौन सा डाला हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और यही चीज बेटा आप कर सकते हो अगर एबीसी आपके पास एक ट्रायंगल है तो मैं यहां पे स्क्वायर भी डाल सकता हूं, ठीक है, यहां पे स्क्वायर भी हो सकता है ये, और यहां पे हेक्सागन भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकती है, ठीक है। आपको ध्यान कर रखना है परपेंडिकुलर और बेस पे बनने वाली फिगर कोई भी इरेगुलर फिगर है, इन दोनों के जो एरिया का सम होता है वो हमेशा हाइपोटेनस वाली के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों स्क्वायर का एरिया का सम इस वाले स्क्वायर के बराबर होगा, इन दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का सम इसके बराबर होगा। ऐसे ही बेटा ये जो दो सेमी सर्कल बने हैं इन दोनों का एरिया का जो सम होगा वो हमेशा इसके बराबर होगा, और अगर इसके बराबर है तो x प्लस वाई एरिया z के इक्वल हो जाएगा और z माइनस जेड बेटा 0। तो बिना सोल्व करे यहां पे आपका आंसर आ जाएगा, आप कह सकते हो। लेकिन ध्यान रखना राइट एंगल ट्रायंगल में ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 15, 20 एंड x यूनिट। अगर आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, द थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 15 एंड 25 एंड x यूनिट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन देखो सीडीएस में बहुत कम आते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है जहां पे आपको दो साइड देगा और आपसे पूछेगा, आपसे 7 से 8 चीजें हैं जो आपसे यहाँ पे एग्जामिनर पूछना चाहता है। यहाँ पे सिर्फ उसने क्या पूछा, आपसे रेंज पूछा है। तो पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर हमें क्या पता होना चाहिए इसके अलावा उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। आपको क्या बोला है कि 3 साइड होती है, हमें सभी को पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, तो एक 15 है, एक 25 है और एक x है। हमसे क्या पूछा है, x की रेंज क्या है, मतलब x की जो आपके पास साइड है, थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल, वो कहां से कहां तक हो सकती है। इसका शॉर्टकट देखो, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ये जो आपको दो साइड गिवन है इनका डिफरेंस, तो कितना जाएगा यहाँ पे 10, लेस देन इक्वल टू इन दोनों का सम कर दो, तो इन दोनों का सम कितना आएगा 40। तो ये आपके पास क्या आ गया, डायरेक्ट रेंज आ गया। अगर आपको कभी भी ट्रायंगल की दो साइड दे और आपसे पूछे कि तीसरी साइड जो होगी उसकी रेंज क्या होगी, आपका आंसर। अब देखो यहां पे क्या क्या पूछ सकता है, पहला आपसे रेंज पूछेगा जो कि हमने निकालना सीख लिया है। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ इंटीग्रल ट्रायंगल, ठीक है, आपसे नंबर ऑफ इंटीग्रल ट्रायंगल भी पूछ सकता है, या फिर आपसे थर्ड साइड की इंटीग्रल वैल्यूज भी पूछ सकता है। तो नंबर ऑफ थर्ड साइड मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज, और कौन सी वैल्यूज, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि जितनी हमारे पास x की वैल्यूज होंगी उतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। तीसरा आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम एरिया, कि भाई ऐसे ये जितने भी ट्रायंगल बने इसका इन सब में मैक्सिमम एरिया किसका होगा। चौथा आपसे पूछ सकता है सम ऑफ पेरीमीटर, सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्रायंगल, ये जितने भी ट्रायंगल बने उन सब ट्रायंगल्स के पेरीमीटर का सम क्या होगा। इसके अलावा देखो आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और ये क्वेश्चन सीडीएस में आया हुआ है। आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एंड द 7 इज नंबर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास ट्रायंगल में दो साइड गिवन है तो इतना कुछ आप फाइंड कर सकते हैं, आपको ये सब कुछ फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ रेंज को निकालना सीखा है, पर बेटा ये कॉन्सेप्ट है जो सीडीएस के एग्जाम में दिखते हैं, तो आप इन सबको पढ़ के जाओ। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ ट्रायंगल एबीसी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें आपको तीनों साइड बराबर दे रखी है, इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हैं तो वो ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसने बोला AB बराबर BC बराबर CA के है, सो द रेशियोज ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल टू दैट ऑफ इन सर्कल यूज। तो अगर आपने लास्ट क्वेश्चन अभी देखा होगा, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। अब लेकिन फिर भी आप समझ लो, यहां से आपने लेट से एक मीडियन डाला है, तो मैंने क्या बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप वर्टेक्स से जो भी लाइन डालोगे, जो भी मतलब अगर वो एक मीडियन है, अगर ये एक लाइन एक मीडियन है AD, तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, और ये आपका एल्टीट्यूड भी होगा, यानी कि एक ही लाइन सबका काम करेगी।
अगर ये एक ही लाइन सबका काम करेगी तो ये जो पॉइंट होता है इन सबका मीटिंग पॉइंट का, यही इन सेंटर भी होगा, यही आपका सर्कम सेंटर भी होगा, यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर ये ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर या फिर सर्कम सेंटर है या फिर ये सेंट्रोइड है, तो OA जो होता है ये आपका हमेशा सर्कम रेडियस होगा और OD जो होगा ये आपका हमेशा इन रेडियस होगा। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। और अगर ये सेंट्रोइड है तो बेटा सेंट्रोइड अपनी मीडियन को वर्टेक्स से किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। तो यहां से आप कह सकते हो कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 2:1। लेकिन अगर आपको ऐसे नहीं याद तो फिर आपको क्या पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जो सर्कम रेडियस होता है वो किसके बराबर होता है? A/√3। और जो इन रेडियस होगा वो किसके बराबर होगा? A/2√3। आप यहां से भी इन दोनों का रेशियो फाइंड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ना कभी कभी आपको बोलेगा कि एंगल बाइसेक्टर है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, आपको यहां से यहां की वैल्यू दे देगा और आपसे AD की लेंथ पूछ लेगा, तो तब आपको ये समझ में आना चाहिए। अगला देखो, AB is a straight line. C and D are points on the same side of AB such that AC is perpendicular to AB and DB is altitude to AB. Let AD and BC meet at E. What is AE/AD plus BE/BC is equal to? देखो ज्योमेट्री में मैंने आपको स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूं बेटा, कभी भी अगर आपको क्वेश्चन दिखे पहले उसकी फिगर बनाओ, क्योंकि फिगर से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो उसने क्या बोला है कि AB is a straight line। आप पहले फिगर बनाओ इसकी। AB एक स्ट्रेट लाइन है, COD इस तरीके से पॉइंट है कि AB के एक ही साइड आ रहे हैं, या तो ऊपर आएंगे और या फिर वो नीचे की तरफ आएंगे। और उसने क्या बोला है कि सेम साइड है AB के इस तरीके से कि AC इज परपेंडिकुलर टू AB। वो जो पॉइंट है तो AC, तो C कहां होगा? यहां पे होगा। AC क्या है? परपेंडिकुलर है किसके साथ? AB के साथ। जो दूसरा पॉइंट है D, वो उस तरीके से है एंड DB इज परपेंडिकुलर टू AB। और अगर ये पॉइंट D था तो DB क्या है? परपेंडिकुलर टू AB। और आगे उसने क्या बोला है कि अगर हमने AD को ज्वाइन कर दिया और CB को ज्वाइन किया तो ये आपस में जो मीट कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं? ये E पे कर रहे हैं। तो उसने आपसे क्या पूछ लिया? उसने पूछा आपसे AE/AD, तो AE/AD प्लस BE/BC की वैल्यू बताओ। देखो आपको याद रखना पड़ेगा कुछ चीजें। अगर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो मतलब AC इज पैरेलल टू BD। और आगे जाके अगर मैं यहां से एक एल्टीट्यूड डाल दूं, अगर ये एल्टीट्यूड डाल दिया जिसको मैंने बोल दिया बेटा EF, तो ध्यान रखना ये बन जाती है लैडर थ्योरम। कौन सी थ्योरम है ये? लैडर थ्योरम का सेकंड केस है ये। अगर 3 एल्टीट्यूड्स आपको दे रखे हैं इस तरीके से तो इसकी लेंथ पूछेगा कि EF की लेंथ बताओ, तो ये अलग क्वेश्चन बनेगा लैडर थ्योरम पे। लेकिन अभी हमसे ये पूछा है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 चीज बताई थी। कभी भी आपको ट्रायंगल में पैरेलल लाइन दिखे मतलब सिमिलैरिटी, अगर आपको 2 राइट एंगल दिखे सिमिलैरिटी। तो हमने यहां से एल्टीट्यूड डाला, और जब हमने यहां से एल्टीट्यूड डाला तो आप देख सकते हैं कि मैं किन ट्रायंगल पे काम कर, देखो क्या पूछा उसने? AE/AD। अब देखो AE/AD, तो बेटा मुझे जो काम करना है ना, ध्यान देखो, AEF और मुझे काम करना है ABD पे। इन दोनों ट्रायंगल पे आपको काम करना है। और जब आप इन दोनों ट्रायंगल पे काम करोगे तो देखो ये एंगल कैसा है इनका? कॉमन। ये एंगल कैसा है? 90 डिग्री। ये एंगल भी कैसा है? 90 डिग्री। 2 एंगल कैसे हो गए? बराबर हो गए। अगर किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल कैसे होते हैं? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया, जो साइड्स का रेशियो होता है वो हमेशा बराबर होगा। छोटे वाले ट्रायंगल में इसके अपोजिट क्या है? AE, तो लिख लेते हैं यहां पे AE। बड़े वाले में 90 के अपोजिट क्या है बेटा? AD इज इक्वल टू, अब छोटे वाले ट्रायंगल में किसी एंगल पे भी काम कर लो आप इस पे काम कर लो या फिर आप, लेकिन हम ऐसे एंगल पे काम करेंगे जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन दिख रहा है। तो इस वाले एंगल के अपोजिट क्या है? AF अपॉन, अब इस वाले के अपोजिट क्या है यहां पे? AB। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आप ध्यान से देखो, BEF और BCA, जब मैं इन दोनों ट्रायंगल पे सिमिलरिटी अप्लाई करूंगा, देखो 90 90 कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे होंगे? सिमिलर। और अगर ये सिमिलर होंगे तो बेटा साइड का रेशियो हमेशा कैसा हो जाएगा? बराबर। तो इस ट्रायंगल में देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 के अपोजिट क्या है? BE अपॉन, बड़े वाले ट्रायंगल में 90 के अपोजिट क्या है? BC। तो BE अपॉन BC की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? उसी एंगल पे आपको काम करना है। इसके अपोजिट क्या है? देखो BF।
और यहां पे इसके अपोजिट क्या है आपके पास, ए बी। आपसे क्या पूछा है, देखो AE अपॉन AD प्लस BE अपॉन BC, हमने दोनों को ऐड कर दिया। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो BE अपॉन BC प्लस AE अपॉन AD, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिला आपको, देखो AB दोनों पे क्या चल रहा है, नीचे कॉमन चल रहा है, तो BF प्लस AF, तो बेटा ध्यान रखो BF प्लस AF दोबारा से क्या बन जाएगा, ये AB बन जाएगा, और AB से AB कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगा। 1 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा चार्ली। तो कोई सिमिलैरिटी है, ध्यान रखो मैंने बोला कि आपसे EF की लेंथ भी पूछ सकता है, इसी सिमिलैरिटी को अप्लाई करके हम एक रिजल्ट निकालते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, लैडर थ्योरम, जो कि आगे बेटा क्वेश्चन में ये फिगर आएगी, ध्यान रखना इस चीज, इसलिए आप इस फिगर को कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ साइड ऑफ यूनिट लेंथ। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और जिसकी लेंथ कितनी है, यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, उसकी लेंथ कितनी है बेटा साइड की, 1 यूनिट है। A new equilateral triangle is formed by joining the midpoint of the first। ये जो ट्रायंगल था इसके साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने एक और ट्रायंगल बनाया है। by joining the midpoint of the first one, then a third equilateral triangle is formed by joining the midpoint of the second one। और हमने इस सेकंड वाले ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके हमने क्या करा, एक तीसरा ट्रायंगल बनाया है। एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड, और ये प्रोसेस हमने इनफाइनाइट तक किया है। द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल ट्रायंगल दस फॉर्म्ड इज, ऐसे जो सारे ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहे हैं उनका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा। देखो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बेटा ये पता होना चाहिए था कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल के मान लेते हैं ये आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, और अगर आपने इसकी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक दूसरा ट्रायंगल बनाया, उसको हमने बोल दिया PQR, तो आप ध्यान क्या रखोगे कि PQR का जो पेरीमीटर होगा वो हमेशा बड़े वाले ट्रायंगल के आधा होगा, और PQR का जो एरिया होगा वो हमेशा 1/4 होगा ABC के बराबर। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कुछ पॉइंट है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अगर ये पता है तो उसने क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ ऑल सम, और कहां तक गया है, इनफाइनाइट तक गया है। तो ABC का जो पेरीमीटर है वो कितना है, अगर इसकी साइड 1 यूनिट है तो देखो ABC का जो पेरीमीटर है बेटा वो कितना आएगा, 3 यूनिट प्लस। अब ये जो अंदर बना, क्योंकि पेरीमीटर हमेशा आधा चलेगा, तो यहां पे अगर आप इसकी बात करोगे तो ये इसका जो पेरीमीटर होगा वो ABC के आधा हो जाएगा प्लस। अब ये जो आपने अंदर वाला बनाया इसका पेरीमीटर, ये जो ब्लू वाला बनाया हमने PQRS इसको मान लेते, उसका आधा होगा, तो इसका आधा मतलब 3/4 एंड सो ऑन अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक। आपको ये क्या दिख रहा है, ये कौन सा सीक्वेंस है, इट इज अ GP। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या बनेगी, GP। और बेटा GP में इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है हम कैसे निकालते हैं, A/1 - R, अगर जो आपका कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है। तो देखो सेकंड अपॉन फर्स्ट कितना आ रहा है, तो R की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1/2, फर्स्ट टर्म कितना है 3, तो बेटा इन सारी इनफाइनाइट टर्म्स का आपके पास सम हो जाएगा, तो 3/1 - 1/2 विच इज इक्वल टू 6। हमारे पास सोल्व करके कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा चार्ली आंसर। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप याद रख सकते हैं। आगे देखो क्या बोल रहा है इसमें, ABC इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट B। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है, जो कि B पे क्या है, वो राइट एंगल है। तो A, B एंड C, AB की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, BC की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो AC कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था, 6, 8, 10। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल ABC। ABC जो ट्रायंगल जो इसका सर्कम सर्कल होगा, यानी कि सर्कम रेडियस होगा, सर्कम रेडियस मतलब जो तीनों मतलब पॉइंट से पास हो जाए, ऐसा एक सर्कल, ठीक है, तो उसकी रेडियस बतानी है। तो आपको पता है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने सर्कम सर्कल डाला है तो उसकी रेडियस हमेशा हाइपोटेनस का आधा होती है। तो सर्कम रेडियस राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हाइपोटेनस का आधा, और हाइपोटेनस कितना है 10, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, डेल्टा आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इफ AD इज द इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। AD जो है एक इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर है, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD क्या है, इसका एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल A को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। अगर AB की लेंथ
3 सेंटीमीटर है, AC की लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो आपसे क्या पूछा है, BD रेशियो DC। तो देखो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि बेटा अगर एंगुलर बाइसेक्टर आपने ट्रायंगल में ड्रॉ किया है तो ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये थर्ड साइड को कंटेनिंग साइड्स के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो BD अपॉन DC का रेशियो क्या होगा, देखो BD के पास कौन सी साइड है, AB, ये इसको याद रखने का तरीका है। DC के पास कौन सी साइड है, AC। तो ये जो एंगुलर बाइसेक्टर है ये थर्ड साइड को AB और AC की रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमारा जो रेशियो कितना जाएगा, वो 3:1, आपका डायरेक्ट आंसर। किसका पूछा उसने, अच्छा BD रेशियो BC पूछ लिया, तो BD रेशियो DC कितना आएगा हमारे पास, 3:1। तो अगर मैं बेटा यहां से BD और BC का रेशियो निकालूंगा तो कितना जाएगा, 3/4, हमारा आंसर डेल्टा। अगला क्वेश्चन बेटा खुद से सोल्व करो पहले आप। क्या बोल रहा है कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, साइड्स किस में है, GP में है, विद कॉमन रेशियो लेस देन 1 इफ द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल देन R स्क्वायर इज। और वो ट्रायंगल कैसा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मान लेते हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा ABC और साइड्स इसकी जो है किस में है, वो GP में है, और जिसमें जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है। तो आपसे पूछा है कि R स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। देखो आपको याद कर रखना है कि कभी भी अगर आपको GP में आपको सीक्वेंस लेट करना पड़े तो दो तरीके होते हैं, या तो आप लेट करो A अपॉन R, और अगर आपको कभी तीन चीज लेट करनी है तो A और AR, या फिर A AR और AR स्क्वायर। क्योंकि देखो कॉमन रेशियो हम GP में कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो AR अपॉन A क्या आया हमारे पास, R आया, थर्ड अपॉन सेकंड क्या आया, R। यानी कि जब भी हम किसी इस सीक्वेंस में थर्ड अपॉन, ठीक है, सेकंड, फोर्थ अपॉन थर्ड, फिफ्थ अपॉन फोर्थ, जब भी हम निकालें तो वो हमेशा कांस्टेंट टर्म आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब वो सीक्वेंस किस में है, GP में है। तो इसका मतलब हम या तो ये वाली वैल्यूज मान सकते हैं उस ट्रायंगल की, या फिर हम ये मान सकते हैं। हमने मान लिया कि अगर एक साइड A है तो दूसरी कितनी है बेटा AR, और तीसरी कितनी है AR स्क्वायर। क्योंकि एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हम क्या लगा देंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप कह सकते हो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर R की पावर 4। तो A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या मिला, R की पावर 4 माइनस R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप लेट कर लो, R स्क्वायर की वैल्यू आपने मान ली X। अगर आपने R स्क्वायर की वैल्यू X मानी, इसमें आप पुट कर दो तो आपके पास क्या जाएगा, ये X स्क्वायर माइनस X माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या बना, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया। हम इसको सोल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई कर दो। X की वैल्यू किसके बराबर आएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC, माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस अपॉन 2A। अब क्योंकि देखो X क्या है, R स्क्वायर की वैल्यू है, तो क्या कभी R स्क्वायर नेगेटिव होगा, कभी भी R स्क्वायर नेगेटिव नहीं होगा। तो इसमें जो माइनस वाली टर्म है हम इसको काउंट नहीं करेंगे। तो आंसर क्या जाएगा हमारे पास, क्योंकि X की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। X हमने क्या माना था, R स्क्वायर, तो हमारे पास R स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 5 प्लस 1 अपॉन 2। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ज्यादातर क्वेश्चन आपको सिमिलैरिटी पे ही देखने को मिलेंगे, जितनी भी थ्योरम से आगे जाके और सिमिलैरिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो सिमिलैरिटी पे ट्रायंगल के अंदर आपको जो है कमांड करना पड़ेगा। ऐसे ही ये भी एक सिमिलैरिटी के ऊपर ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, इन अ ट्रायंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC एंड B इज परपेंडिकुलर टू AC, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक ट्रायंगल है ABC, A B एंड C, और AD हमने परपेंडिकुलर डाला है, ठीक है, यहां पे किसके ऊपर, BC के ऊपर, और BE एक दूसरा परपेंडिकुलर है जो हमने कहां पे डाला है, AC के ऊपर डाला है। तो आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। देखो मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी आपको दो पैरेलल लाइन दिखे सिमिलैरिटी, ऐसे क्वेश्चन हमेशा सिमिलैरिटी से ही प्रूफ होते हैं। अगर कभी भी आपको दो राइट एंगल दिखे मतलब सिमिलैरिटी, आंख बंद करके आप सिमिलैरिटी लगाओ। और सिमिलैरिटी बेटा कितने टाइप की होती है, तो मैंने आपको लास्ट के सेशन में आपको मैं बताता हुआ आ रहा हूं। एंगल एंगल, या फिर साइड साइड साइड, और या फिर साइड एंगल साइड, ठीक है। या तो किसी भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाएं, अगर दो एंगल इक्वल है मतलब सिमिलैरिटी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर किसी भी दो ट्रायंगल में तीनों साइड का रेशो बराबर है, ध्यान रखो सिमिलैरिटी में हमेशा रेशो चलेगा, अगर रेशो इक्वल है मतलब वो सिमिलर है। या तो दो साइड का रेशो बराबर हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सिमिलैरिटी को अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलैरिटी होती क्या है,
देखो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट है, बहुत सारे इसमें थ्योरम्स है, लेकिन आपको याद कर रखना है कि सिमिलर ट्रायंगल में हमेशा साइड का रेशो, हाइट का रेशो, उनके पेरीमीटर का रेशो, एंगल बाइसेक्टर, कुछ भी हो सबका रेशो बराबर चलेगा, और एरिया का रेशो हमेशा साइड के रेशो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। आपको अब ऑप्शन में देखो कि हमें सिमिलरिटी कहां पे अप्लाई करनी है, क्योंकि देखो ये दो ट्रायंगल देखो, ये भी कैसे हैं, सिमिलर। क्यों, देखो 90 डिग्री 90 डिग्री और वर्टिकली अपोजिट, मतलब एंगल एंगल, तो मैं कह सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब आप ध्यान दो, बी ई सी पे और ए डी सी पे, ये दोनों ट्रायंगल भी कैसे हैं, सिमिलर दिखेंगे। क्यों दिखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपको दिख रहा है कॉमन, देखो बी ई सी में भी आ रहा है ये, और ए डी सी में भी आ रहा है, ये 90 ये 90। अब आपको ये ऑप्शन से पहचानना पड़ेगा कि मैं सिमिलरिटी इसमें लगाऊं या फिर बी ई सी और ए डी सी में अप्लाई करना है। आप ऑप्शन देखो सारे, सीई सीई सीबी सीबी, पहले ऑप्शन से में ये आइडिया लग गया कि यार हमें सिमिलरिटी लगानी है बी ई सी में और ए डी सी में, आप अप्लाई कर दो सिमिलरिटी। अब आप देखो, अगर आप सिमिलरिटी को अप्लाई करोगे, मैं कह सकता हूं इन दोनों ट्रायंगल में कि एंगल सी कैसा है, कॉमन, क्योंकि वो दोनों में आ रहा है। और हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल, ठीक है, बी ई सी किसके बराबर है, एंगल ए डी सी के बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि वो दोनों कैसे हैं, तो बाय एंगल एंगल हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं बेटा यहां से कि बी सी ई किसके सिमिलर है, तो देखो बी के अपोजिट एडीसी में कौन सा एंगल है, ए था, सी कैसा है, कॉमन, ई के अपोजिट क्या है, डी, अपोजिट मतलब जो इक्वल चल रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि BC इज सिमिलर टू ACD। अब देखो सिमिलरिटी लिखने का सबसे आसान तरीका, आपने देखा BCE सिमिलर है ACD के, तो यहां से उठाओ BC अपॉन AC, क्योंकि सिमिलरिटी में रेशो बराबर चलेगा। CE अपॉन CD इज इक्वल टू क्या बचा, BE, तो BE अपॉन यहां से लिख दो AD, ठीक है। इसका मतलब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये हमेशा होल्ड करेगा। अभी देखो हमें कौन से ऑप्शन में ये दिख रहा है, तो CE इंटू CB आपको कहां से दिख रहा है, ये CE इंटू CB हमें नहीं दिख रहा है, तो CE इंटू CA क्या कहीं दिख रहा है ये, तो CE इंटू CA यानी कि ये हमें दिख रहा है। तो इक्वल टू में क्या होना चाहिए, BC इंटू, मतलब किन्हीं भी दो को सोल्व कर दो आप, जैसे मैंने पहले दो को सोल्व किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहां से BC इंटू CD इज इक्वल टू CE इंटू AC। या तो ये आंसर होगा, या फिर इन दोनों को इक्वल रख दो, ये आंसर होगा, या फिर इन दोनों को इक्वल रख दो, ये आंसर होगा। तो ऑप्शन में आपने देखा कि ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको ये मिल गया, तो हमारा आंसर। लेकिन सिमिलरिटी आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ABCNDEF आर सिमिलर, उसने खुद बोल दिया कि वो कैसे हैं, सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड का रेशो, हाइट का रेशो, एंगल बाइसेक्टर का रेशो, सर्कम सर्कल का यानी कि सर्कम रेडियस का, इन सर्कल का रेशो सबका बराबर चलेगा। बस एरिया का रेशो जो होता है वो साइड के स्क्वायर के रेशो में चलेगा, पेरीमीटर के स्क्वायर के रेशो में चलेगा, हाइट के रेशो के स्क्वायर के बराबर चलेगा। और इस तरीके से है कि ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू D। तो यहां से आप क्या कर सकते हो बेटा, अगर ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल टू DE है तो मैं यहां से कह सकता हूं कि AB अपॉन DE का रेशो कितना आ जाएगा, 1:2। आपको साइड का रेशो मिल गया। उसने बोल दिया कि BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज EF, तो पहले लगा लो। उसने क्या बोला है, ABC सिमिलर है किसके लिए, या किसके साथ सिमिलर है, तो बेटा DEF। देखो उसने बोला है ABC सिमिलर है DEF, मतलब क्या होगा, एंगल A बराबर है एंगल D के, एंगल B बराबर है एंगल E के, एंगल C बराबर है एंगल F के। सिमिलरिटी ये कहती है। अब अगर सिमिलरिटी ये कह रही है तो आपको पता है साइड का रेशियो हमेशा बराबर चलेगा। तो आप कह सकते हो देखो AB, अगर यहां से AB लिया तो इसमें हम क्या लेंगे, DE किसके बराबर होगा, ठीक है। अगर मान लो आपने इस वाले ट्रायंगल में BC लिया तो इस वाले ट्रायंगल में आप क्या लोगे, EF इज इक्वल टू, अगर यहां से आपने AC लिया तो AC अपॉन यहां पे क्या जाएगा आपके पास, DF आ जाएगा। ये हमेशा बराबर चलेगा। हमें क्या गिवन है, तो AB अपॉन DE की वैल्यू कितनी है, 1/2। हमें BC कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। क्या पूछा है हमसे, EF की वैल्यू पूछी है। तो बेटा हम कह सकते हैं कि EF की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 16 यूनिट या 16 सेंटीमीटर, ठीक है, अल्फा आंसर। अब आप देखोगे बेटा कि 2015 तक, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन आ रखे थे, लेकिन 2015 के बाद, ठीक है, 16 के बाद यूपीएससी ने थोड़ा सा लेवल अपना जो है ज्योमेट्री में अपग्रेड किया।
थोड़ा सा अप किया है। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला है उसने, द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो, जो ट्राइंगल की साइड है वो रेशो में है। इफ इट्स पैरामीटर इज 52 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड। अब आपको ध्यान का रखना था कि रेशो हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, रेशो कभी भी डेसिमल में एग्जिस्ट नहीं करता, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। तो सबसे पहली चीज है कि अगर ये साइड्स का रेशो है, मान लिया उस ट्रायंगल की साइड है a रेशो b रेशो 3, तो इनका जो रेशो होगा वो हमेशा अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले आप रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, और बेटा रेशो को सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का तरीका कि डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उनका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दो। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12, हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 6 रेशो 4 रेशो 3 आपके पास साइड्स का रेशो आ गया। उसने क्या बोला है, इफ इट्स पैरामीटर, पैरामीटर होता क्या है, सारी साइड्स का सम। और रेशो में मैंने आपको सिखाया है कि आप डायरेक्ट मान सकते हो, अगर a रेशो b रेशो c है 6 रेशो 4 रेशो 3, तो आप मान सकते हो a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है 4 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो हमारे हिसाब से जो साइड्स का रेशो आया वो कितना आया 13 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, वो पैरामीटर कितना है 52, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगा 4 सेंटीमीटर। सबसे छोटी साइड आपको कौन सी दिख रही है इस रेशो में, 3 यूनिट, तो आप 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। तो बेटा 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, आपका आंसर डेल्टा। देखो कितने आसान क्वेश्चन आ रखे हैं पास्ट ईयर में। आगे देखो, इफ एवरी साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज डबल्ड, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या हो जाए, डबल हो जाए, देन द एरिया ऑफ न्यू ट्रायंगल बिकम्स k टाइम द एरिया ऑफ द ओल्ड वन, व्हाट इज k इक्वल टू। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर आप आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है A, B एंड C, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है, जिसकी बेटा सारी साइड बराबर है। मान लेते हैं A है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसका एरिया निकालेंगे हम √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब मैंने इसकी सारी साइड को डबल कर दिया, तो जो नया एरिया होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, √3/4, सारी साइड कैसी कर दी डबल, तो 2a का स्क्वायर। यहां पे हम इसको सोल्व करेंगे तो बेटा √3/4 इंटू, तो 4 टाइम्स ऑफ a का स्क्वायर। देखो √3/4 a स्क्वायर इंटू 4, ये किसका एरिया है, नए वाले, तो √3/4 a स्क्वायर क्या बन जाएगा, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया इंटू 4 टाइम्स। तो उसने क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछी है ना आपसे, k की वैल्यू पूछी है। उसने क्या बोला है कि जो एरिया है आपका वो k टाइम्स हो जाएगा, तो बेटा k की वैल्यू है कितनी यहाँ पे, ठीक है 4 यूनिट या 4 सेंटीमीटर, आपका आंसर। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है। P and R are the midpoints of DC and BC respectively. The line PR intersect the diagonal AC at Q. The distance CQ will be equal to. पहले आप इसका बेटा एक फिगर फॉर्म करो। आपसे बोला है ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो मान लेते हैं A, B, C and D एक पैरेललोग्राम है। तो P and R are the midpoints of DC. तो DC का मिड पॉइंट क्या है P, और BC का मिड पॉइंट क्या है आपका R। और ये जो लाइन है PR, ठीक है, ये जो आपने यहां से डायगोनल ड्रॉ किया है AC, वो बेटा AC को काट रहा है कहां पे, Q पे काट रहा है। तो द डिस्टेंस CQ विल बी, ये जो CQ डिस्टेंस है आपसे ये पूछा है कि बताओ ये क्या होगी, और वो भी AC की फॉर्म में। देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट साइड्स कैसी होती है, हमेशा इक्वल एंड पैरेलल। अब देखो ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो आपको ये डायरेक्ट याद होना चाहिए था कि बेटा PR की वैल्यू, आपको ये थ्योरम याद होना चाहिए था, मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर दो ट्रायंगल की अगर आप दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो EF की लेंथ हमेशा कितनी होगी, BC के आधा होगी। तो ऐसे ही क्योंकि ये CDB एक ट्रायंगल है जिसमें P और R मिड पॉइंट है, तो PR की लेंथ हमेशा क्या हो जाएगी बेटा, देखो मिड पॉइंट है तो 1:1, मिड पॉइंट है तो 1:1, तो PR की लेंथ आप डायरेक्ट कह सकते हो हाफ ऑफ DB के बराबर हो जाएगी। लेकिन एक चीज और समझो, यहीं पे मैंने आपको थेल्स थ्योरम और भी बताई थी कि अगर ये रेशो 1:1 है तो यहां से जो भी लाइन आप खींचोगे, ये पैरेलल लाइन उस लाइन को भी हमेशा सेम रेशो में डिवाइड करेगी जो साइड के रेशो में। इसी को हम आगे जाके बोलेंगे थेल्स थ्योरम, ठीक है, यानी कि BPT। अब अगर क्योंकि ये 1:1 है और ये पैरेलल है, तो बेटा यहां से यहां का भी रेशो क्या आ जाएगा। और आपको पता है कि ये मान लिया O, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, तो आप कह सकते हो देखो वहां से AO बराबर किसके होगा, OC के। दूसरा
क्योंकि ये 1:1 था, ये पैरेलल है, तो मैं यहां से बाय थेल्स थ्योरम कह सकता हूं कि QC का इज इक्वल टू QO के बराबर हो जाएगा रेशो की फॉर्म में। तो बेटा CQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे हाफ ऑफ OC। अगर मैं OC को AC की फॉर्म में लिखना करूं, क्योंकि OA बराबर OC है, तो ध्यान रखो बेटा मैं इसको लिख सकता हूं, मैं OC को लिख सकता हूं हाफ ऑफ AC। आपका आंसर आ गया। तो CQ की लेंथ कितनी है, 1/4 ऑफ AC अल्फा आंसर। बस ये छोटे से पॉइंट है, छोटे से थ्योरम थी जो आपको यहां पे याद होनी चाहिए थी। आगे देखो इसमें क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में हमें बताना है कि एल्टीट्यूड्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सेम मेजरमेंट। तो आपको सभी को पता है बेटा, यहां से क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैं ये जो एल्टीट्यूड डालूंगा और यहां से तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, कॉन्ग्रुएंट होती है, सेम होती है, क्योंकि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। 3 मीडियंस आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम मेजरमेंट। तो ये जो 3 मीडियन हम डालेंगे, क्या उनकी जो मेजरमेंट होगी वो बराबर होगी, बिल्कुल बराबर होगी। हमारा स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही एप्लीकेबल होता है, उसके अलावा एप्लीकेबल नहीं होता है। द 3 आगे क्या बोला है, द सेंट्रोइड बाइसेक्ट द एल्टीट्यूड। देखो बाइसेक्ट का मतलब बराबर हिस्सों में काटना, और आपको मैंने बताया था कि बेटा यही पॉइंट सेंट्रोइड होता है, यही आपका ऑर्थो सेंटर होगा, यही आपका इन सेंटर। और क्योंकि सेंट्रोइड ठीक है अपनी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, उसको बाइसेक्ट नहीं करता है। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा। अब देखो यहां से 2014 के सेकंड पेपर से थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज उन्होंने क्वेश्चन को पूछना स्टार्ट कर दिया। 2014 में ठीक है, 14 के सेकंड में यूपीएससी ने पहली बार ये स्टेटमेंट वाले बेटा क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए थे। अब आप देखोगे कि थोड़ा थोड़ा जो लेवल है वो अप होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग ABC and DEF are triangle in a plane such that AB is parallel to DE, BC is parallel to EF and CA is parallel to FT। तो हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल बना लेते हैं। हमने बना लिया A, B and C, और एक दूसरा ट्रायंगल हमने बना लिया DEF, और इनको इस तरीके से बनाया है कि ये AB पैरेलल है DE के, BC पैरेलल है EF के, और बेटा ये हमारे पास AC पैरेलल है हमारे पास DF के या EF के। ठीक है, आगे उसने क्या बोला है, अब देखो स्टेटमेंट 1 उसने बोला है इफ एंगल ABC इज राइट एंगल देन एंगल DEF इज ऑल्सो अ राइट एंगल। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारी साइड बराबर चल रही हैं, ठीक है, सब कुछ सेम चल रहा है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब अगर ये फिगर आपको ऐसे दिखी तो ये वाली फिगर भी ऐसे हो जाएगी। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। उसने अब क्या बोल दिया, ट्रायंगल ऑफ द टाइप ABC एंड DEF आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। देखो उसने बोल दिया ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, इसकी वजह से ये गलत हो गया। ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। क्यों नहीं होते, आप इसको इस एग्जांपल के तौर पे समझो। मान लेते हैं यहां पे आपने एक ट्रायंगल डाला, ठीक है बेटा 3, 4 और 5 का, लेकिन अगर मैं दूसरा ट्रायंगल डाल दूं जो है आपका 6, 8 और 10 का, देखो ये सब कुछ पैरेलल है। ये 90 डिग्री भी है, ये 90 डिग्री भी है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, क्योंकि सब कुछ सेम रेशियो में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों लेकिन कॉन्ग्रुएंट तो है नहीं, ये क्या है, सिर्फ सिमिलर। इसलिए ध्यान रखो उसने ऑलवेज बोल दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। हाँ अगर वो बोलता मे बी कॉन्ग्रुएंट, स्टेटमेंट हमारा ठीक हो जाता, क्योंकि ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं लेकिन हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, वो सिमिलर होंगे हमेशा। हमेशा वो कैसे होंगे, सिमिलर। अगर ऐसे केस आपको दिख रहा है तो ये ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें चार्ली। ठीक है बेटा, तो देखो आज के सेशन में बेटा हम यहीं तक इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि बेटा आप इनको जब क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं तो आप पेन कॉपी लेके बैठ रहे हैं, ताकि आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लिखो। ठीक है, और आप हमारी वीडियोस को बेटा देखते रहिए, आप सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।